हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक करंट अफेयर, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक देखिएगा। और पीडीएफ के लिए आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, यहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप लगाइए एप्लीकेशन पर ही जाकर। हम चलते हैं 28 अक्टूबर के पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा इसको। बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा घोषित किए गए चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? तो देखिए, बुकर प्राइज काफी सुर्खियों में रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अवार्ड माना जाता है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी तक आपने दो बुकर अवार्ड के नाम सुने होंगे, एक है बुकर प्राइज और एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब तीसरा इंट्रोड्यूस किया गया है चिल्ड्रन बुकर प्राइज के नाम से। बुकर प्राइज फाउंडेशन ये तीसरे अवार्ड को भी देगा, दो अवार्ड ये पहले से देता है। अब दिया किसे जाता है? देखिए, पहले हम बात करते हैं बुकर प्राइज की। ऐसा कोई भी साहित्य, कोई भी किताब, कोई भी बुक जो कि नॉर्मली इंग्लिश में लिखी गई है और उसका प्रकाशन हुआ है ब्रिटेन और आयरलैंड में, ठीक है, तो ऐसी किसी बुक को दिया जा सकता है बुकर प्राइज। वहां पर विशेषता यह है कि बुक जो है वो मूल प्रति होना चाहिए इंग्लिश में, प्रकाशन होना चाहिए ब्रिटेन और आयरलैंड में, तो दिया जा सकता है ऐसी बुक को बुकर प्राइज। फिर आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किसी भी अदर लैंग्वेज में लिखी गई बुक जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हो और फिर वो प्रकाशित हुई हो ब्रिटेन और आयरलैंड में, तो ऐसी किसी बुक को दिया जा सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दो हो गई। तीसरी अब इंट्रोड्यूस की गई चिल्ड्रन बुकर प्राइज। ऐसा कोई भी फिक्शन, कोई भी नॉवेल, कोई भी बुक जो कि 8 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए लिखी गई होगी, तो ऐसी बुक को अब दिया जाएगा चिल्ड्रन बुकर प्राइज, ठीक है। यह तीसरा बुकर प्राइज इंट्रोड्यूस किया गया है बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा और इसकी पुरस्कार राशि घोषित की गई है 50,000 पाउंड। आपको पता है तीनों ही अवार्ड की पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड ही है। तो अब चिल्ड्रन बुकर प्राइज को अनाउंस किया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि किसे दिया जाएगा प्राइज, कौन देगा, यह भी यहां पर समझ में आ गया। 2025 में अभी अनाउंस किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन पहला चिल्ड्रन बुकर प्राइज दिया जाएगा 2027 में, है ना। और हर साल इसे दिया जाएगा 2027 से। द बुकर प्राइज फाउंडेशन इस अवार्ड को भी देगा और 50,000 रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। किसे दिया जाएगा? ऐसे किसी भी राइटर को जिन्होंने 8 से 12 साल के बच्चों के लिए कोई फिक्शन लिखा हो, कोई बुक लिखी हो, कोई नॉवेल लिखा हो और उसका प्रकाशन किया गया हो ब्रिटेन और आयरलैंड में। अब आप बोलोगे कि सर किस लैंग्वेज में लिखी गई हो, तो यहां पर दोनों कंडीशन हो सकती है। या तो इंग्लिश में मूल प्रति हो, है ना, और उसका प्रकाशन हुआ हो ब्रिटेन और आयरलैंड में, तो ऐसी बुक को भी दिया जा सकता है। या फिर किसी अदर लैंग्वेज में लिखी गई हो मूल कृति और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हो और फिर वो यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, तो ऐसी बुक को भी दिया जा सकता है। यहां पर कंडीशन दोनों है, दोनों कंडीशन में यह अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की सेपरेट अलग अलग कंडीशन होती है। देखिए, बुकर प्राइज की शुरुआत की गई थी 1969 में, इंटरनेशनल बुकर प्राइज शुरू किया गया था 2005 में, और अब चिल्ड्रंस बुकर प्राइज 2025 में अभी शुरू किया गया, पहली बार दिया जाएगा 2027 में। इस साल वैसे बुकर प्राइज तो नहीं दिया गया, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक इंडियन को दिया गया है उनकी कृति के लिए। कौन है? पढ़ा है हमने, बानू मुश्ताक, नाम सुना होगा। बानू मुश्ताक की एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम था हार्ट लैंप। इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था 2025 में। यह वैसे इसकी मूल कृति जो थी ना, वो एक अदर नाम से थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था हार्ट लैंप और इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था दीपा भास्टी ने, और फिर इसे प्रकाशित किया गया इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक को यूके में और आयरलैंड में, तो फिर इसे 2025 में दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो मूल कृति किसकी थी? बानू मुश्ताक की, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। 2025 का विज्ञान रत्न अवार्ड मरणोपरांत किसे दिया गया है?
नाम से आपको समझ में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा अवार्ड है जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाता है सेंट्रल के द्वारा। 2025 में यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। यह महाराष्ट्र से आते हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और एक खगोलविद रहे हैं। इसी साल इनका मई मंथ में निधन हो गया था 2025 में। अब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए पूरा हम डिटेल समझते हैं। ये है व्यक्ति जिनको अवार्ड दिया गया। देखिए टोटल 24 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। वैसे 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। कितनी कैटेगरी में? 4। एक होती है विज्ञान रत्न, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल किसी एक व्यक्ति को ही मिलती है। अब यहां पर देखिए 24 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए, 4 कैटेगरी में दिए गए। एक तो विज्ञान रत्न हो गया, एक विज्ञान श्री हो जाता है, एक विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो जाता है और एक विज्ञान टीम अवार्ड हो जाता है। सभी अवार्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में दिए जाते हैं। अभी 26 अक्टूबर को ये अनाउंस किए गए थे, 24 लोगों को दिए गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन? विज्ञान रत्न अवार्ड। अब चारों कैटेगरी में कितने कितने दिए गए ये समझिए। 24 टोटल हैं। एक विज्ञान रत्न तो केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, तो ये दे दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत। सेकेंड विज्ञान टीम अवार्ड की बात करें तो ये अरोमा मिशन CSIR एग्रीकल्चर साइंस के लिए इनको दिया गया। विज्ञान श्री 8 लोगों को दिया गया और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 14 यंग साइंटिस्ट को दिया गया। तो 14 और 8 कितने हो जाते हैं? 22, एक 23 और एक 24। ठीक है, 4 कैटेगरी है। बस सबसे इंपॉर्टेंट विज्ञान रत्न अवार्ड, क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है तो बहुत ही रेयर हो जाता है। सबसे पहली बार इन अवार्ड की शुरुआत पिछले साल ही की गई थी 2024 में और अब विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 में दिया गया जयंत नार्लिकर को। महाराष्ट्र से आते हैं, बहुत ही फेमस खगोल भौतिकविद साइंटिस्ट। इसी साल 20 मई 2025 में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। काफी सारी उपलब्धियां हैं जयंत नार्लिकर की, तो इनके नाम पर काफी सारे अवार्ड है। 2 पद्म अवार्ड भी इनको दिए जा चुके हैं, जैसे पद्म भूषण 1965 में इनको दिया गया और पद्म विभूषण 2004 में दिया गया था जयंत नार्लिकर को, और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया 1978 में। ओके, क्लियर? चलिए, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? पहली चीज तो ये कि दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इसका आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन अभी अक्टूबर में इसका किया गया भारत के झारखंड में। झारखंड में इसका आयोजन हुआ और ऑल ओवर अगर मेडल टेली देखें तो इंडिया ने 58 मेडल जीतकर मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है। 58 मेडल हमने जीते हैं। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 से लेकर 26 अक्टूबर तक झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया। इंडिया ने 58 मेडल जीते, जिसमें से 20 गोल्ड है, 20 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर। सेकंड पर आ जाता है श्रीलंका 40 मेडल के साथ और थर्ड पर आ जाता है नेपाल 6 मेडल के साथ। इंडिया, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है, रांची झारखंड 4th एडिशन था इस बार। एक मैस्कॉट हमने पहले भी इसका डिस्कस किया था जब अनाउंस किया गया था, दलमा इसका मैस्कॉट है, जो कि झारखंड के स्टेट एनिमल से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो दलमा मैस्कॉट है 2025 में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 4th एडिशन में इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा और इंडिया ने टोटल 58 मेडल अपने नाम किए। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा आता कि गोल्ड कितने जीते? तो गोल्ड जीते हैं 20 सिल्वर और 18 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ऑर्गेनाइज साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने इसको आयोजित करवाया था। 1997 से यह आयोजित किया जा रहा है, मतलब पहला एडिशन हुआ था 1997 में। साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन साउथ एशिया में एथलेटिक्स गेमों को गवर्न करने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है। इसकी स्थापना 1993 में की गई। 8 मेंबर्स हैं इसके। डॉक्टर ललित के भनोट वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है, जो कि इंडिया से आते हैं।
आगे चलिए, आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। अभी हमने बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात की, तो वो कहां पर प्रकाशित होते हैं? या तो यूके में या फिर आयरलैंड में, है ना, यूके और आयरलैंड दोनों में। तो आयरलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, एक यूरोपीय कंट्री है, यूरोप के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है, अटलांटिक ओशियन से इसकी बाउंड्री टच होती है, घिरा हुआ है तीन तरफ से अटलांटिक ओशियन से। तो आयरलैंड की हाल ही में नई प्रेसिडेंट, यहां पर आयरलैंड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और यहां पर एक नई प्रेसिडेंट चुनी गई है जिनका नाम है कैथरीन कॉनोली। यहां पर इनकी इमेज देखिए, कैथरीन कॉनोली। आयरलैंड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की और अब ये आयरलैंड की नई प्रेसिडेंट बनेगी। आयरलैंड के संविधान के बनने के बाद ये आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट है और अगर विमेन के तौर पर देखते हैं तो तीसरी महिला प्रेसिडेंट आयरलैंड की, कैथरीन कॉनोली, ठीक है ना। तो इनको इलेक्शन में जो इनकी पार्टी है 63% वोट इनको मिले। अब ये प्रेसिडेंट चुनी गई है, तो जो वर्तमान जो करंट प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस, इनको ये रिप्लेस करेगी। अब कुछ दिनों में ये अपने पद की शपथ लेगी। तो आयरलैंड की नई प्रेसिडेंट कैथरीन कॉनोली। आयरलैंड, यहां पर आप मैप में लोकेशन देखिए इसकी, यूरोप, ठीक है, यूरोप के उत्तर पश्चिम में आपको यहां देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम के साथ में आयरलैंड, जिसकी कैपिटल है डबलिन। इसके पश्चिम में पूरा जो एरिया है तीन ओर से ये घिरा हुआ है अटलांटिक ओशियन से। डबलिन कैपिटल, कैथरीन कॉनोली नई प्रेसिडेंट। ओके, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स में कैलकुलेशन में काफी प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन देखिए, एसएससी की आप एग्जाम दे रहे हो, अदर कोई एग्जाम स्टेट की दे रहे हो, आपको पता है मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा जो टाइम वहां पर लेता है वो होता है मैथ्स में कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन की आपकी प्रॉब्लम को आपके लिए ये कोर्स लाया गया है, बहुत ही अच्छा कोर्स है और आपकी सारी प्रॉब्लम जो कैलकुलेशन की है वो मिनटों में, सेकेंड्स में ये क्लियर कर देगा, ठीक है। तो आप इस कोर्स को एक बार ज्वाइन कीजिए, कैलकुलेशन बूस्टर स्पेशली आपके लिए है। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दिया गया है, इस पर कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी अदर हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कॉल कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा एक बार, क्योंकि एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर की जिस भी डे की आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी और मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। अदर काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने कफाला सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है? कफाला सिस्टम, ये एक, इसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जा सकता है ना, आधुनिक युग की गुलामी वाली एक सिस्टम है ये, जो कि मिडिल ईस्ट, जो नॉर्मली ऑयल का उत्पादन करते हैं, ऐसे देशों में ये प्रथा काफी फेमस है। कफाला सिस्टम इसे कहा जाता है, सभी पीड़ित इससे जो बाहर से मिडिल ईस्ट के देशों में काम करने जाते हैं। तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अपने यहां पर इस कफाला सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की है। देखिए होता क्या है, जैसे इंडिया से मान लीजिए मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूएई, है ना, यमन, ऐसे देशों में जो भी इंडियन काम करने जाते हैं या कोई भी अदर कंट्री से जा रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया या अदर कहीं से भी, तो क्या होता है ना, जब वो जाते हैं ना तो उनका एक ऑनर होता है जिसके अंडर में वो रहते हैं, जिस भी कंपनी के अंडर में वो हैं, है ना, तो उनका एक ऑनर होता है जिसे कफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कफिल। ये ऑनर हो गया, व्यक्ति का ऑनर, कफिल, ठीक है, ऑनर है, कोई नहीं, बाहर काम करने जाना है तो किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि किसी भी, अगर कोई लेबर है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम करने गया, उसको अगर काम करना है ना, तो हर चीज की परमिशन अब कफिल से लेनी पड़ेगी उसको, हर चीज की उस देश में। कफिल क्या होता है कि व्यक्ति जो भी आया है काम करने, मान लो सऊदी अरेबिया में, तो वो कफिल के अंडर में होगा। अब कफिल के ही, मतलब कफिल ही उसके खाने पीने, रहने, सोने, पहनने सबकी व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? कफिल। ये तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, अब कफिल के पास यहां पर इतनी पावर है इन देशों में कि ये पूरी तरीके से गुलाम बनाकर रखते हैं उन लोगों को। आपको पता है कफिल मारता पीटता भी है लोगों को,
है ना, लेबर जो है जो काम करने जा रही है उनको मार पीट रहा है, खाना नहीं दे रहा है। इसके अलावा वो जो ये है ना, ये मतलब जो भी व्यक्ति है ना, अगर उन पर अत्याचार हो रहा ना, तो पुलिस में भी नहीं जा सकते बिना कफील की परमिशन के। ना तो कहीं पर कंप्लेंट कर सकते हैं, ना कहीं घूम सकते हैं, जॉब भी नहीं छोड़ के दूसरी जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब उनको कफील के अंडर में ही रहना है। ये पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं, आने नहीं देते हैं, वापस अपने देश जाने नहीं देते। तो इस तरीके से गुलामी जैसा ही हो गया। जो मिडिल ईस्ट के देश है ना, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इनमें ये काफी प्रथा प्रचलित है, मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जाता है। तो सऊदी अरेबिया ने अभी घोषणा की है कि हम इस प्रथा को अपने देश में खत्म करेंगे। बिना कफील की इजाजत के ना तो नौकरी कोई बदल सकता है, ना देश छोड़ सकता। आप समझिए, अगर किसी को आपस इंडिया से काम करने गया है, इंडिया भी आना है, तो वो उसकी परमिशन के बिना नहीं आ सकता, उसने पासपोर्ट जब्त कर रखा है। कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मदद चाहिए तो वो भी नहीं मिलेगी बिना कफील की परमिशन के। पुलिस में कंप्लेंट करना है तो नहीं कर सकता, वहां की सरकारी योजनाओं का अगर कोई लाभ लेना है तो वो भी नहीं ले पाएगा। कफील क्या होते हैं, सैलरी भी रोक लेते हैं, देश से मतलब जाने भी नहीं देते, पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। मतलब आप समझिए पूरी तरीके से एक गुलामी की चपेट में आ जाता है व्यक्ति। तो ये प्रथा को सऊदी अरब ने खत्म करने का फैसला किया है। आई होप समझ पाए होंगे कफाला सिस्टम क्या होता है ना। तो सऊदी अरब ने घोषणा की कि सऊदी अरब चाहता है एक तो वर्कर्स का जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि इंटरनेशनल इमेज सऊदी अरब को सुधारना है, क्योंकि उसका लक्ष्य विजन 2030 का उसे अचीव करना है, ताकि सऊदी अरेबिया को मॉडर्न इकोनॉमी बनाकर फॉरेन इन्वेस्टर को वहां पर अट्रैक्ट किया जा सके। पर यह तो तब होगा ना जब बाहर से लोग काम करने के लिए आकर्षित होंगे, और वो आकर्षित तब होंगे जब उनके लिए आप अधिकारों का ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम। चर्चित ओलो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओलो जनजाति हमको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है? असम राइफल, जो कि इंडिया का एक पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल की एक बटालियन है। कौन सा बटालियन? इसने क्या किया है, ओलो ट्राइब्स की विमेन को मजबूत करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको बोल सकते हैं इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए, उनके लिए एक ऑपरेशन सद्भावना, ये पहले से ही चल रहा है इनिशिएटिव, है ना। इसके तहत एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है असम राइफल की कौन सा बटालियन, ताकि ओलो ट्राइब्स की विमेन्स को एम्पावर किया जा सके, उनको इकोनॉमिकली मजबूत किया जा सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया, असम राइफल की कौन सा बटालियन ने ओलो ट्राइब्स की महिलाओं को जो मशीन होती है ना कपड़े सिलने की, सिलाई मशीन, वो भेंट की, वो बांटी गई है, ताकि जो विमेन है इस जनजाति की, जो कि नॉर्मली जंगलों में ही अधिकतर जनजातियां निवास करती है, तो इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इनकी जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए इनकी व्यवस्था की जा सके, ताकि इन फ्यूचर ये जनजाति मुख्य धारा में आए जो ट्राइब से, और उनका विकास हो सके। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सद्भावना है। वैसे इंडियन जो असम राइफल है ना, 1998 से इसे चला रही है। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है ना, वहां पर इसे स्पेशली चलाया जा रहा है, ताकि पूर्वोत्तर भारत की जो ट्राइब्स है उनमें उनके विकास के लिए, इकोनॉमिकली उन्हें मजबूत करने के लिए समय समय पर ऐसे इनिशिएटिव असम राइफल करती रहती है। तो 1998 में लाया गया था। उद्देश्य था कि आर्मी के द्वारा रिमोट और कॉन्फ्लिक्ट वाले जो एरिया, स्पेशली बॉर्डर एरिया, वहां पर लोगों को डेवलप किया जा सके। तो इसी क्रम में अभी ओलो ट्राइब सुर्खियों में थी। अरुणाचल प्रदेश में यह नॉर्मली निवास करती है, और इस जनजाति के कुछ लोग हमें म्यांमार में भी देखने को मिलते हैं। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में इनकी टोटल पॉपुलेशन अगर इंडिया में देखें ना, तो 1510 है, और स्पेशली सारे अरुणाचल प्रदेश में ही निवास करते हैं। इस ट्राइब्स के द्वारा एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, वोरांग फेस्टिवल, ओलो ट्राइब्स के द्वारा। वोरांग फेस्टिवल में क्या होता है कि ये जो ट्राइब है ना, ये प्रकृति की पूजा करती है। ये मानती है कि हॉर्नबिल, जो कि एक पक्षी है पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, इस पक्षी ने इस जनजाति के लोगों को खेती करना सिखाया है। तो हॉर्नबिल पक्षी के सम्मान में और ड्रम बजाए जाते हैं, डांस किया जाता है, और अच्छी फसल की कामना भी की जाती है। तो इस तरीके से ये ट्राइब्स का एक फेस्टिवल है, वोरांग फेस्टिवल। ओलो ट्राइब्स की यहां पर बात हो रही है, तो इसका निवास स्थान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। ओके। असम राइफल इंडिया का एक पैरामिलिट्री फोर्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काम करता है।
1835 में अंग्रेजों के शासनकाल में असम राइफल्स बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में घोषित किया गया है 2026 को। आसियान का 47वें समिट का आयोजन 28 अक्टूबर तक, आज लास्ट डे है, कहां किया जा रहा है? मलेशिया के कुआलालंपुरम में। बताया था हमने, इसकी बात की थी कुछ सेशंस पहले। तो मलेशिया के कुआलालंपुरम में आसियान समिट को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अटेंड किया है, ठीक है ना। और इसके बाद भारत के पीएम ने अनाउंस किया है कि 2026 का जो साल है आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में मनाया जाएगा। तो 2026 को घोषित किया गया ताकि आसियान के देशों के मध्य में और इंडिया के मध्य में मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो 47th आसियान समिट मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित की जा रही है। 46th भी 2025 में मई मंथ में आयोजित की गई थी मलेशिया के कुआलालंपुरम में, और अब 47वीं समिट भी कुआलालंपुरम में आयोजित की जा रही है। साल में 2 बार होती है आसियान की समिट, तो इस बार ये मलेशिया में है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। 11 कंट्रीज इसकी मेंबर है। अब आप बोलोगे सर कुछ सेशंस पहले तो हमने 10 पढ़ा था। देखिए, तिमोर लेस्टे काफी समय से इसमें इंक्लूड है, लेकिन ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम रह गया था। फाइनली ये भी पूरा हो गया है 47th आसियान समिट में, है ना। अभी कल परसों में इसके डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम पूरा हो गया है और फाइनली 47th समिट में तिमोर लेस्टे को 11वां मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया है आसियान के मेंबर्स में। यह नया सदस्य देश है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में चेयरमैनशिप किसके पास है? मलेशिया, यहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। और सेक्रेटरी जनरल है काओ किम हॉन आसियान के। तो 11वीं मेंबर कंट्री लेटेस्ट तिमोर लेस्टे। त्रिकोणीय सेवा अभ्यास त्रिशूल का आयोजन कहां किया जाएगा? एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब जहां पर हमारा तीनों आर्म्ड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स और हमारी आर्मी, तीनों साथ में पार्टिसिपेट करेगी। अभ्यास त्रिशूल, इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर एरिया में, जहां पर पाकिस्तान से हमारी बाउंड्री लगती है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एरिया में यहां पर त्रिकोणीय सेवा अभ्यास त्रिशूल का आयोजन नवंबर मंथ में किया जाने वाला है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, 30 से लेकर 10 नवंबर तक एक नोटिस टू एयरमैन इशू अनाउंस किया है। अब ये क्या है? आप बोलोगे सर एक्सरसाइज हो रही है तो ठीक है, तीनों जो हमारे आर्म्ड फोर्स है उनके बीच में कॉपरेशन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगातार हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी सरक्रिक विवाद सुर्खियों में है, पाकिस्तान ने कुछ आर्मी भी भेजी है, तो लगातार क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो हमने क्या किया है कि त्रिशूल नाम का ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अब यहां पर इंडिया के द्वारा जब तक इसका आयोजन किया जाएगा ना, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर नोटिस टू एयरमैन इश्यू किया गया है। ये क्या होता है ना, जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, एरोप्लेन की कंपनीज है, जो भी एयर पायलट हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, सबके लिए नोटिस है कि भैया अभी 30 से 10 नवंबर तक आप राजस्थान और गुजरात का जो पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया में जहां पर भी एक्सरसाइज हो रही है, वहां पर किसी प्रकार के आप एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन उड़ाने पर बैन समझ लो आप इसको, तो कोई भी इस एरिया में ना आए। ठीक है, तो कंपनी के लिए भी आप भी जो रूट आप लेते हो यहां का, उसको डाइवर्ट कर लो। तो ये होता है एक नोटिस, जिसे कहा जाता है नोटिस टू एयरमैन इशू। नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है। तो ये इशू किया गया हाल ही में। अब इस एक्सरसाइज में टोटल 20,000 सोल्जर आएंगे, टैंक, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं ताकि ये युद्धाभ्यास किया जा सके, है ना। तो ये नोटिस मैंने आपको समझा दिया है। अगर इसको जारी किया जाता है तो वो फिर एरिया नो फ्लाई जोन है, मतलब वहां पर कोई भी उड़ान नहीं भरेगा, क्योंकि फिर अनहोनी हो सकती है, क्योंकि ये तो टैंक चला रहे हैं, एयरक्राफ्ट इनके सेना के भी उड़ रहे हैं, तो इसलिए ये पायलट के लिए एक प्रकार का नोटिस होता है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। अभी कौन है?
अभी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं गोगोई जी। ठीक है, तो भारत के सॉरी गोगोई बोल रहा हूं, गवई, बी आर गवई, गोगोई पता नहीं कहां से आया, बी आर गवई वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। ये रिटायर होने वाले हैं 23 नवंबर को इनके पद से। ठीक है, एज पूरी हो रही 65 साल, तो 23 नवंबर को ये अपने पूरे हो जाएंगे, इनका टाइम पीरियड, रिटायर हो जाएंगे। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अनाउंस किया है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को। अब आप बोलोगे सर ये उत्तराधिकारी किस आधार पर अनाउंस होते हैं, तो एज फैक्टर देखा जाता है सीनियरिटी के आधार पर, एज सीनियरिटी के आधार पर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पैनल में सबसे एजेड होगा वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, यही रूल होता है। तो अब सबसे एजेड जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है, तो बी आर गवई के स्थान पर 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सूर्यकांत शर्मा, 53वें मुख्य न्यायाधीश। सही है, तो ये 23 नवंबर के बाद अपने पद की शपथ लेंगे और फिर आगे 27 फरवरी 2027 तक ये अपने पद पर रहेंगे, क्योंकि फिर इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ये भी 65 साल के होके रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा नियुक्त किए जाने वाले हैं नवंबर मंथ में। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान करता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का प्रावधान भी आर्टिकल 124 के सब क्लॉजेस में देखने को मिलता है। तो यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। क्लियर? ये हरियाणा के हिसार से आते हैं सूर्यकांत शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में ये जज हैं, हरियाणा के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में भी इन्होंने काम किया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे नवंबर मंथ में। लास्ट क्वेश्चन, 2025 का सखारो अवार्ड किसे दिया जाएगा? सखारो अवार्ड जो कि यूरोपीय पार्लियामेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है हर साल, ये ऐसे किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट के लिए काम किया हो, ह्यूमन राइट या फिर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम किया हो, पत्रकारिता में ऐसा कोई ब्रेव काम कर दिया हो, है ना, जिससे डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट हो या ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है सखारोव अवार्ड यूरोपीय पार्लियामेंट के द्वारा। 2025 में यह अवार्ड दो व्यक्तियों को दिया जाना अनाउंस किया गया है, आंद्रेज पोग्जोबर्ट, ठीक है, और एक है माजिया अमाग्लोबेली। नाम ढंग से पढ़ लेना, थोड़े से अलग से नाम है क्योंकि यूरोपीय नाम है। आंद्रेस पोग्जोबर्ट और माजिया अमाग्लोबेली, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है 2025 का सखारोव अवार्ड। इसमें से आंद्रेस की बात करें, यह है आंद्रेस, तो आंद्रेस आते हैं बेलारूस से और माजिया आती है जॉर्जिया नाम के देश से। इन दोनों ने ही अपने अपने देशों में सत्ता के अगेंस्ट डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जेल में डाल दिए गए हैं। तो इन दोनों को जर्नलिस्ट के तौर पर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इनकी जो लड़ाई है, इसके लिए सखारोव प्राइज से सम्मानित इनको किया जाएगा। अभी यह अवार्ड अनाउंस किया गया है। तो अवार्ड क्यों दिया जाता है समझ में आ गया। इंटरनेशनल अवार्ड है ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ थॉट को बचाने के लिए किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को दिया जा सकता है। यूरोपीय पार्लियामेंट ये अवार्ड देती है, दिसंबर 1988 में पहली बार दिया गया था और इसकी प्राइज मनी 50,000 पाउंड है, सॉरी 50,000 पाउंड यूरो है इसकी प्राइज मनी। तो सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड्री सखारोव के नाम पर दिया जाता है, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है 1975 के। तो इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 28 अक्टूबर के हमने सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को समझा, इंपॉर्टेंट था। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट डे रिवीजन पर, हम यहां पर चलते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट अरुणांक का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह परियोजना किस संस्था के द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट अरुणांक यह शुरू किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण कितने लोगों की मौत हुई है? तो यह हुई है 2 मिलियन लोगों की डेथ। ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश कौन बना है? तो यह बना है फिजी।
WHO के अकॉर्डिंग। हाल ही में राजेंद्र किशोर पांडा का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पोएट और नॉवलिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। भारत के पहले केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का क्या नाम है? तो इसे नाम दिया गया है बजरंग सेतु। फिर चर्चित संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? यह देखने को मिलेगा हमको मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय लीड विषाक्तता सप्ताह 2025 में कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। फिर आईएमडी के अनुसार चक्रवात मोन्था की उत्पत्ति कहां होने वाली है? तो यह उत्पन्न हुआ है बे ऑफ बंगाल में। फिर स्पेन के ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? तो यह बना कौन? इंडिया। कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़कर ओडीआई में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं विराट कोहली। ये हमारे कल के करंट अफेयर हो गए, रिवाइज कर लिए हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में। 2025 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो यह है सिल्वर मेडल। उधवा झील किस राज्य में स्थित है? तो उधवा झील देखने को मिलती है हमको झारखंड में। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखें। कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया? चापचारकूट किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? और किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है? ये तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए आराम से, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। हम फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।